मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। अभी हाल ही में एक अखबार में खबर छपी थी, आप सभी ने शायद पढ़ा होगा। और कैसी खबर थी जो देश में परिवर्तन की चाह रखने वाले जो लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए बहुत चिंता का वो विषय है। खबर यह थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो संविधान में 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा दो शब्द जोड़े गए थे, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। पिटिशनर्स का कहना है कि उसे हटा दिया जाए, क्योंकि संविधान में ये शब्द नहीं होना चाहिए। इस संविधान का विरोधी शब्द है। इस संबंध में मित्रों मैं आज बातचीत करूंगा इस प्रदेश के जाने माने संस्कृति कर्मी और प्रदेश के यानी बिहार के ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी तथा प्रगतिशील लेखक संघ बिहार इकाई के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अनीस अंकुर से, जिनसे आप अधिकांश लोग परिचित होंगे। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि संविधान में इन दो शब्दों के आने के पहले से ही 1973 में केशवानंद भारती का जो केस हुआ था, जिसमें एक बहुत बड़ी बेंच गठित हुई थी, उसने ये कहा था कि प्रेम्बल में संशोधन हो सकता है, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 368 है, उस 368 के तहत संविधान का संशोधन होता है। तो कोर्ट ने कहा, और उसके पहले भी पतंजलि शास्त्री जब चीफ जस्टिस थे तो माना गया था बेरुबारी रेफरेंस केस में कि प्रेम्बल संविधान का हिस्सा है, इससे उसका संशोधन हो सकता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, केशवानंद भारती केस में ये साफ शब्दों में कहा गया कि हमारे प्रेम्बल में यानी प्रस्तावना में वह आदर्श शामिल हैं, वह मूल्य शामिल हैं, वो बेसिक एलिमेंट शामिल हैं, जिन बेसिक एलिमेंट्स के आधार पर हमारे देश को चलना है। और अगर इन बेसिक एलिमेंट्स पे कोई छेड़छाड़ होती है तो निश्चित तौर से ये पूरा का पूरा ढांचा हमारा भरभरा करके गिर जाएगा। उन बेसिक एलिमेंट्स में कहा गया कि सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, ये हमारा एक बेसिक एलिमेंट है, जिसे बाद में बोम्मई केस में 1994 में इसे बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। 1974 में सेंट जेवियर कॉलेज के मामले में, जो गुजरात से संबंधित था, ये बात दोहराई गई कि हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता सभी को दी गई है, अपने अपने विश्वास के अनुसार आचरण करने की, प्रोपोगेट करने की, वो कहती है कि हाँ, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष देश है, भले ही शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मुंबई जजमेंट में 94 में तो यहाँ तक कहा गया कि बेसिक फीचर है, क्योंकि तब तक बेसिक फीचर का पूरा डॉक्ट्रिन आ गया था जो केशवानंद भारती केस से शुरू हुआ था, और उसमें सेकुलरिज्म को रिटरेट किया गया। और यह भी कहा गया कि जो चीज़ें संविधान में इम्प्लिसिट थी यानी अंतर्निहित थी, उनको 1976 में संशोधन करके एक्सप्लिसिट यानी दिखला दिया गया कि हाँ, क्योंकि 25 से 28 में ये अंतर्निहित था और वहाँ पर उसको रख दिया गया। जहाँ तक सोशलिज्म का सवाल है मित्रों, सबसे पहले ये 1979 में एक केस का फैसला हुआ, एक्सेल वियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और यहाँ कहा गया जो सोशलिज्म है वो जो हमारा आर्टिकल 39 बी और सी है, जो इकोनॉमिक जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, उसमें जो बातें कही गई हैं कि धन संपत्ति का संकेंद्रण नहीं हो और इस प्रकार से बंटवारा हो ताकि वो लोकहित में हो, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। उन्होंने कहा किसी का प्रकटीकरण है और राज्य का दायित्व है कि अपने सभी नागरिकों का ध्यान रखे, यही सोशलिज्म है। बाद में डीएस नकारा के केस में, जिसका फैसला डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का फैसला 1983 में आया, ये कहा गया कि पैदा होने से लेकर के कब्र में या मृत्यु तक जो भी हमारे नागरिक हैं उनकी देखभाल करना ही सोशलिज्म है। और ये भी कहा गया कि आर्टिकल 39 बी और सी में बात कही गई है। इसलिए सोशलिज्म हमारा मार्क्सीय सोशलिज्म नहीं है जो संविधान में दिया हुआ है, वो कम्युनिज्म नहीं है। अगर कुछ लोगों को इसको लेकर के आपत्ति है या उनको पैथोलॉजिकल अगर कंटेम्प्ट है मार्क्स के नाम से या कम्युनिज्म के नाम से, उनके लिए बताया गया कि ये गांधीयन सोशलिज्म है। अब समस्या मेरे समक्ष ये आ रही है मित्रों, यानी चिंता का विषय इस रूप में आ रहा है कि अरे भाई, जब ऑलरेडी इन सब मामलों पर कोर्ट का फैसला कई बार आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का, और लार्जर बेंच का फैसला आ गया है, तो आखिर ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया ही क्यों, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरटेन क्यों नहीं किया। मैं इसी विषय पे अनीस अंकुर जी से जानना चाहूँगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। व्यास जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि संविधान का और यहाँ के सुप्रीम कोर्ट की जो गौरवशाली
परंपरा रही है, उसमें इस वक्त इस सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को चुनौती देने वाले इस पिटीशन को एडमिट करना थोड़ा सा एक नागरिक के बतौर थोड़ा हैरत में तो अवश्य डालता है। और आपने सही बातों की तरफ इशारा किया। केशवानंद भारती, जिसके बारे में आपने कहा कि सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, और 1976 में जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया कि जो बातें संविधान में निहित थी उसको इसने सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के नाम पर सेकुलर एंड सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक करके उसको सिर्फ साफ कर दिया। और इसलिए बतौर नागरिक ये चिंताजनक तो ज़रूर है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि आप देखिए कि जो संजीव खन्ना और संजय कुमार के बेंच में तो संजीव खन्ना ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि भारत एक सेकुलर देश ना रहे? तो जो विष्णु जैन थे वो उनके ज़बान लड़खड़ाने लगी। और मुझे उम्मीद है कि जो केशवानंद भारती, SR भूमैया और केसेस में जिनका आपने जिक्र किया, 19 नवंबर को जो अगली सुनवाई है, तब तक संजीव खन्ना जी CGI भी बन जाएंगे। उसी परंपरा के अनुसार इसका निपटारा किया जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आप सोच रहे हैं कि संभवतः बाद में कोर्ट इस विषय पर हो सकता है कि जो दूसरे पक्ष के वकील होंगे उन्होंने, चूँकि पहली सुनवाई थी, नहीं कहा होगा, क्योंकि सारे केसेस मौजूद हैं, इसलिए इसको एडमिट मेरी समझ से करने में थोड़ी कोर्ट को भी सोचने की आवश्यकता थी। जी, तो आपके अनुसार, क्या आपने विष्णु जैन की चर्चा किया, एक वकील हैं जो निश्चित तौर से उनके बारे में अखबार जो लोग पढ़ते हैं वो जानते होंगे, ज्ञानवापी केस और तमाम केसेस में वे हिंदू पक्ष के वकील ग्रुप में हैं। तो क्या आपके अनुसार कोई एजेंडा है जिस एजेंडा के तहत लोग बाग इसको चुनौती दोबारा तिबारा चौबारा दे रहे हैं? बिल्कुल, जैसे आपने अपनी जो विषय सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, तो आपने कहा भी कि संपत्ति का केंद्रीकरण ना हो, ये एक काफ़ी दिनों से चिंता का विषय रहा है। लेकिन 91 से जब से भारत में नई आर्थिक नीतियाँ लागू की गई, तो एक खास तबके के पास, खासकर पूंजीपतियों के पास काफ़ी संपत्ति इकट्ठा हो गई है, संकेंद्रण बढ़ रहा है। और जितनी रिपोर्ट्स आती हैं उससे भी इसको, इसलिए देखेंगे पिछले 10 वर्षों में, खास करके अभी एक शासक पार्टी की तरफ से एक सांसद द्वारा संसद में प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया। जब नई संसद बनी तो उसमें जो संविधान की कॉपियां वितरित की गई, उसमें भी सेकुलरिज्म और सोशलिज्म गायब था। 2015 में भारत सरकार के एक मंत्री ने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द को हटा दिया था। और जैसा कि मैंने बताया कि नई 2008 में भी इस आशय का एक संसद में बिल लाया गया था कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को हटा दिया जाए। लेकिन पिछले 10 वर्षों से, जिसकी तरफ आपने इशारा कि संपत्ति का इतना सेंट्रलाइजेशन हुआ है कि आप देखिए कि 1000 करोड़ से ऊपर के लोग, 91 में जो 1 दर्जन लोग भी नहीं थे, अब उनकी संख्या 1000 हो चुकी है। और उसमें सबसे बड़ा केंद्र है दिल्ली और मुंबई। गौतम अडानी, जो अभी केंद्र सरकार के सबसे प्रिय उद्योगपति, उनकी संपत्ति 2014 में 50,000 करोड़ थी, 19 में 1 लाख करोड़, 22 में 12 लाख करोड़। भारत दुनिया का सबसे असमान, अनइक्वल सोसाइटी बन चुका है, समाज बन चुका है संपत्ति के मामले में। तो ये जो भारत का पूंजीपति वर्ग है और उससे जुड़ा एलिट है, उसको सोशलिज्म सबसे बड़ी बाधा लग रही है। और सेकुलरिज्म, उस सोशलिज्म इसलिए भी उसको बाधा लग रही है क्योंकि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि सोशलिज्म के खिलाफ जो असंतोष होगा उसको बांटने का काम सेकुलरिज्म को ढाह कर ही किया जा सकता है। अभी अनिश अंकुर जी ने जो चर्चा किया इनइक्वालिटी के बारे में, एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट भी आई है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, और इसमें एक वीडियो भी बनाया हुआ था। उसके अनुसार जो टॉप के 1% पूंजीपति हैं, उनके पास जो पूरी देश की संपदा है, जो नेशनल वेल्थ हम कहेंगे, का 40% हिस्सा है। और उन्हीं के साथ जोड़ करके अगर आप शेष 9% को भी जोड़ लेना, 10% जो पूंजीपति वर्ग है उसके पास पूरी संपदा का 56% है। और जो शेष बचता है 44%, उसमें मिडिल क्लास के पास कुछ है, और जो नीचे के लोग 60% बचते हैं उनके पास नहीं के बराबर है। तो वैसी दशा में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है।
तो क्या आपका एक कहना है कि अभी जो लोग इस शब्द से ही, जिनको एक तरीके से पैथोलॉजिकल कंटेम्प्ट जिनको हो गया है सोशलिज्म शब्द से या सेकुलरिज्म शब्द से, और आपने कहा कि सोशलिज्म को ढहाने के लिए सेकुलरिज्म को ढहाना चाहते हैं, तो क्या वे इनइक्वलिटी को बढ़ावा देना चाहते हैं? बिल्कुल, ये तो बहुत साफ है। और इसके बारे में मैं वही कह रहा था कि 91 से, जब से भारत में निजीकरण, उदारीकरण और व्यावसायीकरण की जो नीतियां लागू, उसने हर सेक्शन में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया। ये माना जाने लगा कि जो एनिमल स्पिरिट है प्राइवेट सेक्टर के, उसी के थ्रू डेवलपमेंट हो सकता है। इसकी वजह से भारत में पूंजीपतियों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में चिंता का विषय बना। इतना असमान समाज, तो ये जो ज़मीनी स्तर पर असमानता है, इसमें सबसे बड़ी, अगर ये सेकुलरिज्म सोशलिज्म इसलिए भी हटाया जाना ये लोग चाह रहे हैं ताकि जो भी बचा खुचा थोड़ी बहुत सुरक्षा है गरीबों के लिए, जो भी थोड़े बहुत अंत्योदय योजना या इस तरह की, ये भी दिखावा करने से वो छुटकारा पाना चाहते हैं। दूसरी बात, सेकुलरिज्म से भी इसलिए छुटकारा पाना चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों को लेकर जो भी संवैधानिक थोड़ी सी बहुत एक सेफ्टी नेट है, उसको भी ये खत्म करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पूंजीपति वर्ग की राह में और उससे जुड़ा हुआ जो एलिट तबका है, उच्च मध्य वर्ग तबका है, उसकी राह में ये दोनों शब्द सबसे बड़ी राह का रोड़ा बन चुका है। अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये शब्द 76 में जोड़े गए थे, उसके पहले की अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो भारत ने समाजवाद की तरफ, या जो आपके अनुसार राज्य कल्याणकारी योजनाएं जो है, पूर्वी राजा महाराजाओं को जो पेंशन दिए जाते थे, बैंक का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स या कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट लागू किए गए, कोयला का राष्ट्रीयकरण किया गया, बैंक का राष्ट्रीयकरण, बीमा का, पेटेंट एक्ट को प्रोसेस के थ्रू ये लाया गया, वो 1970 का एक्ट है। तो ये माने गए थे कि ये प्रो पीपल है, जन पक्षधर है। इसी की प्रतिक्रिया में एक राइट विंग जो प्रतिक्रिया थी, दक्षिणपंथी प्रतिक्रिया, उस खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को लागू किया गया। क्योंकि ठीक वही साम्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिली में आप देखेंगे, न्यू लिबरल मॉडल सोशलिस्ट सरकार को, पिनोचेट की सरकार को, सल्वाडोर अलेंदे की सरकार को तख्ता पलट करके न्यू लिबरल मॉडल लाया गया। तो ये एक खतरा था पूरी दुनिया पर, जिससे निपटने के लिए सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द जोड़ा गया, जिस पर आज सबसे बड़ा खतरा उपस्थित हो गया। मित्रों, अभी आपने अनिल शंकर जी को सुना, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों की भी चर्चा की। आज की तारीख में भी ऐसा नहीं कि पिनोचेट खत्म हो गया है चिले का, वो तो एक प्रवृत्ति है, जो है ही प्रवृत्ति। दुनिया भर में जो दक्षिणपंथी ताकतें जिनको कहा जाता है, जो राइट फोर्सेस अपने को कहते हैं, जो नेशनलिज्म के नाम पर भी आ जाते हैं, उनके लिए कुछ शब्द एनेथेमा, अंग्रेजी में मैं कहूँगा, वे उसके लिए उनके एनेथेमा है। उसमें से सबसे बड़ा शब्द है सोशलिज्म। ऐसा नहीं कि हमारे संविधान में उसको जोड़ देने से हमारा देश एक सोशलिस्ट कंट्री हो गया है। सोशलिस्ट कंट्री हो जाता तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि समाज में कहीं कोई गरीबी न रहती, कहीं कोई उस तरह की अमीरी न रहती जो वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के रिपोर्ट में आया हुआ है। हम सभी खुश होते, पूरा देश खुशहाल होता, पूरा देश विकसित होता। लेकिन दुनिया भर में इस तरह की हवा है, लहर चल रही है कि देशों को राष्ट्रीयता के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे जो दक्षिणपंथी शक्तियां हैं, जो प्रगति कामी शक्तियों के विरोध में खड़ी होने वाली जो शक्तियां हैं, वे शब्दों तक से उनको परहेज हो गया है। मित्रों, मैं समझता हूं कि हो सकता है कि, और मैं आशा करूंगा कि अगली तारीख जब पड़े सुप्रीम कोर्ट में, तो ये जो लोगों ने चुनौती दी है उसको कोर्ट उठा के फेंक दे। क्योंकि मैं तो प्रशासन में रहा हूं और हम लोगों ने इन शब्दों के सहारे जो सरकार की नीतियां उनको लागू करने का भी प्रयास किया था। अब अगर नई तरह की बातें हो रही हैं तो थोड़ा सा हमारे जैसे लोगों को कष्ट भी होता है, मानसिक पीड़ा भी होती है और आश्चर्य भी होता है। तो आपको ये वीडियो, मुझे आशा है कि आप अगर समाज में सकारात्मक बदलाव चाहते होंगे, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कृपया आप इसे शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको अच्छा नहीं भी लगा होगा तब भी अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर लाभान्वित करें, ताकि हम समझना भी चाहेंगे कि हमारे समाज में किस किस तरह की प्रवृत्तियाँ पनप रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। और रमेश अंकुर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।